ज्ञात है कि आदतन मंगरुआ कहीं ना कहीं जाता ही रहता है गांव की कहानियों की तलाश में। हमारे साथ माया विश्वकर्मा जी हैं और माया विश्वकर्मा जी ना तो मंगरुआ किसी परिचय का मोहताज है और ना माया विश्वकर्मा जी। माया विश्वकर्मा जी को मैंने बहुत दिन पहले आग्रह किया था कि माया जी हमें आपके गाँव की कहानी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए इनको फॉलो करता रहता हूँ कि अपने गाँव में कुछ न कुछ करती रहती हैं। तो आज माया विश्वकर्मा जी से समझते हैं इनके गांव के प्रयोग के विषय में। माया जी, आप अभी चर्चा कर रही थी, मैं तो गांव की ही बेटी हूँ, विश्वकर्मा परिवार की बेटी हूँ। शुरू से देखा होगा पिता को लोहारगिरी करते हुए, बढ़ई का काम करते हुए, लेकिन पिता का शौक था कि नहीं, 3 भाइयों की एक बहन है तो इसको पढ़ना चाहिए जी। कितना संघर्ष होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी साधारण परिवार की बच्ची के लिए, जिस दौर में आप रही हैं, जिस दौर की बात आप कर रही हैं, कितना संघर्ष होता है और कहाँ तक पहुंची हैं? देखिए, संघर्ष तो असीमित है। जैसा मैंने देखा है कि बचपन से हमारे गांव में एक तो लड़कियों, आपका गांव? मेरा गांव है, नरसिंहपुर जिले में आता है और ये जिले का आखिरी गांव है। तो आखिरी गांव हमेशा शोषित होते हैं, ज्यादा विकास नहीं होता उनमें, क्योंकि अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए हमारा गांव भी वैसा ही था। शुरू से हमारे यहाँ न पानी, न बिजली, न सड़क, कुछ भी नहीं था। हम लोग एक नदी पर आश्रित थे जिसका नाम था दूधी रिवर। दूधी रिवर से बचपन से पानी लाना, पशुओं को उसमें ले जाना, खुद भी उसमें स्नान करना, तैराकी उसमें सीखना, तो इस तरह से हमारा बचपन बीता। तो हमारे घर में 3 भाई 1 बहन, तो कभी ये नहीं लगा कि बेटियों को अलग से कुछ ऐसा काम दिया जाए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये भाइयों के लिए है। तो बराबरी से हम बड़े हुए और उसके साथ साथ घर में हमेशा शिक्षा का माहौल रहा, क्योंकि मेरी माता जी का परिवार बड़ा शिक्षित रहा। तो संघर्ष सिर्फ इतना था कि आगे के स्कूल हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक स्कूल था और सामान्यतः ये देखा जाता था कि लड़की जिस क्लास में पढ़ रही है उस क्लास तक वो अपनी पढ़ाई करती रहेगी और जिस दिन वो ड्रॉप हुई, इसका स्कूल छूटा, अगले कुछ ही महीनों में या सालों में उसकी शादी हो जाती थी, चाहे कितने भी साल की वो हो। तो मेरे साथ भी ये घटना शायद होती यदि मेरा स्कूल छूट जाता तो। लेकिन संजोग से माया जी पढ़ने में अच्छी थी, स्कूल छूटने की नौबत नहीं आई, इसलिए कारवां आगे बढ़ता गया और घर में भी मतलब उस तरह का माहौल मिला। तो संघर्ष ये था कि आपके गांव में स्कूल नहीं है, अब आप अपनी लड़की को दूसरे गांव में कैसे भेजेंगे। तो ये हर परिवार की, हर माता पिता की एक चिंता होती है कि भाई हम दूसरे मोहल्ले में भी नहीं भेज सकते और दूसरे गांव में भी नहीं भेज सकते, शहर तो दूर की बात है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे मामा के यहाँ 9वीं 10वीं स्कूल था, तो 2 क्लास हम उधर पढ़ने गए। उसके बाद जो है साईखेड़ा, हमारे यहाँ एक कस्बा है नजदीकी, वहाँ 11वीं 12वीं तक स्कूल था। तो मैं अपने भाई के साथ में वहाँ आई और सबसे बड़ी बात है कि माया जी बता रही थी कि जब ये 9वीं 10वीं करने के लिए साईखेड़ा जाती है, 11वीं 12वीं, हाँ 11वीं 12वीं करने के लिए साईखेड़ा जाती है, तो इनसे 7 साल बड़ा भाई है, पढ़ता नहीं है वो। भाई था, अब नहीं है वो। अच्छा, अब वो नहीं। तो असल में वो मुझे लेकर आया और उसने एक साइकिल के पंचर की दुकान खोली, क्योंकि हम दोनों को ये निश्चय हमने किया था कि हम घर से कोई पैसा नहीं लेंगे और स्वयं वो मेरी पढ़ाई का जिम्मा लिया और उसने खुद भी अपना छोटी दुकान खोली और एक छोटे कमरे में रह के हम दोनों भाई बहन रहने लगे, जिसमें मैं खाना पीना बना के स्कूल जाया करती थी और वो सुबह से दुकान और शाम को अपनी सब्जी भाजी लेके घर आया करता था जी। तो इस तरह से हम 9वीं 10वीं में पढ़ाई की और पढ़ाई में अच्छे थे। तो विज्ञान बहुत पसंद था, शुरू से डॉक्टर बनना था, वैज्ञानिक बनना था, तो वही जुनून था एक कि अब हमें विज्ञान लेके पढ़ना है। तो हमें शिक्षक भी अच्छे मिले सौभाग्य से। उस स्कूल में सरकारी स्कूल था, कोई पैसे देने नहीं थे, उल्टा हमको छात्रवृत्ति मिलती थी, क्योंकि हम अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। लड़कियों को 150 रुपए उस समय छात्रवृत्ति मिलती थी, उससे हम किताबें खरीदते थे या ड्रेस खरीदते थे। तो अपना जो खर्चा है वो खुद ही निकाल के और कंप्यूटर सीखना, और फिर उसके बाद में आप एक इतने छोटे से गांव से आए हैं और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपको उसमें कितनी मेहनत करनी है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस मेहनत को हमको शिखर तक जाना है,
तो शिखर तक जाने माया के लिए जी जिस स्कूल की बात कर रही हैं वो प्रखंड स्तर का स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है। मतलब हर प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय होता है जो कि जिसकी व्यवस्थाएं अच्छी होती है, उसी स्कूल में शायद आप पढ़ रही थी। जी जी जी, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी थी, टीचर अच्छे थे और एक अच्छा मतलब माहौल था, तो अच्छा वो पढ़ने मिला। तो हमने उस स्कूल में टॉप किया, मतलब हम पहले नंबर पे आए। तो हमारे गांव में जब वो खबर पहुंची और हमारे पिताजी को खबर पहुंची तो बहुत खुशी हुई और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए हमें प्रेरित किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो आखिरी गांव के जो बच्चे होते हैं या परिवार होते हैं, हम तक जो सूचना है वो समय पे नहीं पहुंचती, क्योंकि ना हमारे पास में टेलीफोन था, ना अखबार आता था, कुछ भी नहीं था। तो हमें अपना रिजल्ट ही नहीं पता चला 1.5-2 महीने तक। तो आमतौर से सब विद्यालय की दिनांक होती है, सब एप्लीकेशन समय पे होते हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए हम किसी बड़े कॉलेज में टॉपर आते हुए भी हम किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए फर्स्ट ईयर में। जी, उस समय सूचनाओं का ऐसा बम्बार्डिंग नहीं होता था, सूचनाओं तक लोगों की पहुंच नहीं थी, खासकर कस्बाई बच्चों की पहुंच तो नहीं थी। वो अखबार के जरिए जानकारी ले लेता था, अगर जेएनयू में पढ़ना है तो कब फॉर्म निकल रहा है, लेकिन वो भी पुख्ता सी सूचना नहीं हुई होती थी। इसी की बात जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हमने फर्स्ट ईयर में फिर हम गाडरवारा, एक अगला शहर है, छोटा सा टाउन है, जहाँ से रजनी शोशो हैं और महर्षि आए हैं। उस जन्मभूमि में मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई में और बहुत सारे क्षेत्रों में आगे हैं वहाँ के लोग। तो हमने वहाँ एडमिशन लिया इसमें फर्स्ट ईयर में विज्ञान में, और किसी तरह से अपना साल निकाला, क्योंकि जो गलती हमने सूचना के अभाव में करी है वो आगे नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर हम जबलपुर आए उसी भाई के साथ, जिसके भाई के साथ हम 11वीं-12वीं में आए। और आप संघर्ष की बात पूछे थे, तो आप ये देखिए कि आपको हर कदम पे संघर्ष है, क्योंकि जब हम कस्बे में रहने आए तो गांव के लोग कहते कि भाई कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी, किसके ऊपर भरोसा है, क्या है। लेकिन हमारे माता पिता ने कभी उनका कभी भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा एक कदम आगे चल के उन्होंने अपनी सोच रखी। जी, माया जी आप चर्चा कर रही थी कि पिता तो 5वीं पास ही थे, लेकिन पिता रामायण पढ़ना, जब आप रामायण पढ़ती थी तो पिता कहते थे कि इतनी जोर से पढ़ो कि आगे के लोगों के कान में भी आवाज पड़े। हाँ, तो हम देखिए गांव में आमतौर से ये होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं होती थी, तो ज्यादातर लोग 5 बजे अपना भोजन बना के और 6-7 बजे तक करके और 8 बजे लगभग अपने बिस्तर पे सोने चले जाते। तो वो सोते समय या तो राम जाप करते हैं या कुछ ऐसा धार्मिक पढ़ते हैं, सुनते हैं असल में, क्योंकि हमारा जो घर था वो मंदिर के समीप था, तो कभी भी मंदिर में रामायण हो रही है तो वो सुनाई देता था। तो हम भी जब 8 बजे रामायण पढ़ना शुरू करते थे खाना खाने के बाद, तो सब लोग अपने अपने बिस्तर पे ऐसे जो है सोते तो नहीं थे, लेकिन ऐसे रेस्ट करते समय वो ये देखते थे कि यहाँ से जो है रामायण की आवाज अब आनी शुरू होगी। तो इसीलिए हमको जोर से पढ़ने के लिए कहा जाता था कि जो आसपास के जितने बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग या जो भी हैं वो आपकी आवाज सुन सके, उस रामायण को महसूस कर सके। और इसी समय पिताजी को ये एहसास होता है कि नहीं, मेरी बेटी जो है थोड़ी सी हटके है, पढ़ने में तेज है और ये पढ़े तो शायद बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल, उनको भी था, मेरी माताजी को भी था, मेरे बड़े भाई को सबसे ज्यादा था, क्योंकि जब भी हम लकड़ी बीनने या उपले बीनने हम जाते थे खेतों में, या जब जैसे अभी खेती का सीजन है तो फसल के बाद जो कटाई होती है, हाँ। उसमें कुछ गेहूं की बाल गिर जाती है, कुछ दाने गिरते हैं, तो उसको बीनने के लिए भी हम जाते थे गर्मियों में। जी। तो मेरा भाई हमेशा, मुझे बड़ा भाई हमेशा ढूंढ के लाता था कि तुम्हारी जगह इधर नहीं है, तुम्हारी जगह स्कूल में है, किताबों में है। तो वो ऐसे करके मुझे घर में डांट भी पड़ती थी, लेकिन शौक था, सहेलियों के साथ हम जाया करते थे। जी। तो आप जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर पहुंचे तो वहां एक तरह से हम अकेले रहने लगे, मतलब छोटे भाई के साथ, बड़ा भाई कभी कभी आता था। तो वहां हमको एक अलग से आजादी मिली, क्योंकि आमतौर से हम देखते हैं घरों में या आप रिश्तेदारों के पास रहते हैं आपको वो आजादी नहीं मिलती, लेकिन जब हम वहां रहने लगे तो हम स्वयं को हमने अपना खुद का विस्तार किया कि आपको अखबार कैसे पढ़ने हैं, अंग्रेजी आजादी अपने साथ जवाबदेही भी लाती है। मतलब आजादी की चर्चा करने ही मतलब साथ साथ जवाबदेही भी बढ़ी आपकी। सब कुछ अपने से करना है, कुछ अपने से करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके
पास में जो खर्चे की जो राशि है वो गांव से नहीं आएगी, तो आपको खुद ही अर्जित करना है। तो आपको फिर हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उससे हमको अपनी पॉकेट मनी मिलने लगी, अपना खुद का खर्चा मिलने लगा। थोड़ी सी साइकिल ले ली तो साइकिल से हमारा जो है किराया भी बचने लगा, तो हम पूरे जबलपुर में जो है साइकिल से घुमा करते थे। तो ऐसे करके मतलब जो भी उस समय इंटरनेट नया नया आया था, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, तो 2000 में जब आया तो हम इंटरनेट सीखने लगे, कैफे जाके ईमेल बनाना और जो भी चीजें हैं, शौक इस तरह के थे। पढ़ाई में काफी अच्छा लगता था, तो हम सेकेंड ईयर से वहां भी हम टॉप करने लगे। मतलब आप देखिए, हमारे बुंदेलखंडी हमारी मेन भाषा है, और बुंदेलखंडी से जब हिंदी में परिवर्तित होते हैं तो आपको कठिनाई होती है बोलने में भी, लिखने में भी। तो हमको सेकेंड ईयर में हमारे एक साथी ने चैलेंज किया कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो तुम लाके दिखाओ। तो मैंने कहा अरे हिंदी कौन सी बड़ी बात है। तो हमने सेकेंड ईयर में इतनी हिंदी पढ़ी कि हम 75 में से 70 या 71 नंबर आए, जो कि 3-4 नंबर कटे पता नहीं कैसे। तो एक तरह से हिंदी के प्रति भी हमें रुझान बढ़ा, और काफी अच्छा हमें लिखना, पढ़ना, कविताएं लिखना, छोटे छोटे अखबारों में भी हम लिखा करते थे उस समय, कुछ छोटी छोटी चीजें अपने स्तर से। तो ये सब जो कहना चाहिए, जो पंख लगे हमको, वो सब हमारे जबलपुर में आके लगे, और हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अच्छे से किया, फर्स्ट डिवीजन आए, अच्छे नंबर आए, तो घर वालों का हौसला बढ़ा। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए हमने जगह जगह जाके एग्जाम दिए। जबलपुर में हमारा कुएं से शुरू हुआ सफर तालाब तक पहुंच चुका था, इन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। कुएं से शुरू हुआ सफर तालाब तक पहुंच चुका था, और तो तालाब से सफर नदी की ओर बढ़ चला था। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब मैं कहूँ तो मेरा गांव जो है, आप उसको मान के चलिए कि कुआं है, और जब मैं 10वीं 12वीं करने आई तो वो एक छोटा सा तालाब, फिर उससे बड़ा तालाब जब मैं फर्स्ट ईयर गाडरवारा में आई, फिर उससे छोटी जो नदी है वो जबलपुर कहूंगी उसको, ताकि मैंने वहां पे उड़ना सीखा, तैरना सीखा स्वयं। और उसके बाद जहां हम बैठ के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस शहर में मैंने एमएससी के बाद जो है कदम रखा, क्योंकि मेरा एमएससी प्रोग्राम ऐसा था कि मुझे 3 सेमेस्टर जबलपुर में करना था। 1 सेमेस्टर के लिए मैं भारत में किसी भी संस्थान में जाके रिसर्च कर सकती हूँ, एमएससी मेरा विषय था। तो जब मैंने एम्स में, यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स में मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो यहाँ के एक प्रोफेसर ने मुझे अपने लैब में शोध कार्य के लिए लिया। तो मेरा जो डेजर्टेशन का काम है वो मैंने यहीं पर 1 साल लगा के एम्स में बिताया। और आप सोचिए कि एक छोटी नदी से मैं एक बड़ी नदी की तरफ, गंगा की तरफ, नर्मदा की तरफ बढ़ रही हूँ। ये अपना गंदी हो, तो बिल्कुल, तो मतलब ये शहर एक ऐसा है, और एम्स एक ऐसा समुंदर है जहाँ पे आप जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भारत की सबसे अच्छी लैब है, सबसे अच्छे लोग हैं, अच्छे से मतलब है विद्वान लोग हैं, क्योंकि 50 डॉक्टर जो आते हैं वो क्रीम होते हैं, और रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ मैंने अपने 24 घंटे एक तपस्या की तरह लगाए। और जैसा मैंने आपको बताया, एक बात नहीं, कौन सा साल रहा होगा ये? मेरा रहा है 2003 से 3-4 से लेकर शुरू हुआ ये साल। जैसा मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं आगे आगे जाती जा रही हूँ, कभी मैं अपने गांव की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कारण वही है कि मैं जबलपुर से भी अपने गांव बहुत कम आती थी। डर ये था कि जब भी मैं गांव में गई और शादी की चर्चाएं शुरू हो जाती, तो इसीलिए यहाँ भी एमएससी करने के बाद लड़की की स्वाभाविक है, लोग चर्चा करते हैं, तो मैं गांव नहीं जाती थी डर के कारण, बहुत कम दिनों के लिए, कि भाई शादी ना हो जाए, क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई है। तो प्रोफेसर से यहाँ कहा कि आपको कुछ भी काम हो वो मुझे देते रहिए, मैं यहीं रहूंगी, यहीं करूंगी, गांव वापस नहीं जाना मुझे। गांव वापस नहीं जाना, क्योंकि गांव में कुछ है नहीं इतने समय तक आके पढ़ने के लिए। तो हम थोड़े समय और हमने काम किया, और उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है आईसीएमआर का, वो उसमें हमको एक नौकरी की तरह हमें मिल गए, फेलोशिप बन गए। अब फेलो बन गए तो अब एएमसी हमारी एक दुनिया हो गई, वहां पे आगे बढ़ते गए, सीखते गए, दुनिया की कॉन्फ्रेंस जो है पूरे भारत में वहां जाते गए, कश्मीर से कन्याकुमारी हम भ्रमण करते रहे। तो ऐसे करके हमने आपको काफी एक समृद्ध किया, ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई, और उसके साथ साथ
अनेक ऑप्शन ऐसे खुले, क्योंकि अब आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा है एक छात्रवृत्ति के तौर, छात्रवृत्ति नहीं, एक तरह से आप एम्प्लॉय होते हैं, और उसके साथ साथ माहौल अच्छा मिल रहा है और एक मानवता से जुड़ने का मौका भी मिला। क्योंकि एम्स में जब हम काम करते थे तो हमें लगता था कि कितने मरीज यहाँ आते हैं, पूरे भारत के ऐसे मरीज आते हैं जिनका इलाज कहीं नहीं होता, तो हम ऐसे मरीजों का दर्द महसूस आराम से कर सकते थे। क्योंकि हम सुबह सुबह जब अपने डिपार्टमेंट जाते थे तो वहां हमको पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं या हम उनके ऊपर से चल के जा रहे हैं, क्योंकि हमको सुबह सुबह जाके दवाई बनानी होती थी मरीजों के लिए। तो हमको ये तो सरकार कह रही है कि बहुत सारे एम्स खोल दिए, आपके जबलपुर में भी शायद एम्स खुला है क्या? जबलपुर में नहीं है, ये भोपाल में है। तो मैं उस समय की आपको ये बता रही हूँ कि मैं कोशिश ये करती थी कि मेरी वजह से यदि किसी जरूरतमंद का ओपीडी कार्ड बन जाए तो वो मेरी दिन की उपलब्धि होती थी। तो मैं इस तरह से ये सामाजिक काम जो है एम्स के दौरान ही किया करती थी। मेरे खाते की जो दवाइयां मिलती थी निःशुल्क, हालांकि मैं तो बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन वो दवाई मैं हर महीने लेके और जब वापस अपने गांव जाती थी वहां पे वो दवाई निःशुल्क वितरित करती थी। तो ये मेरी उस दौरान की सेवाएं थी। फिर उसके बाद मैं अमेरिका गई और अमेरिका जाना भी एक बहुत बड़ा संयोग था, क्योंकि पहले तो मैं रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करने वहां गई, फिर वहां वाली दुनिया देखी, तो समुन्द्र से और बड़ा ओशन में 7 समुंदर पार चली जी जी 7 समुंदर पार। तो वहां जाके लगा कि नहीं, अब जो आगे की पढ़ाई जो है आपको पीएचडी करना है वो यहीं से करना है। और इसके बाद क्योंकि एम्स में आपको पीएचडी मिल सकता है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, तो वापस आके पीएचडी की पढ़ाई किया। यहाँ पे एग्जाम देने होते हैं कुछ, तो वो एग्जाम देने के बाद फिर मैं 2009 में अमेरिका पढ़ाई करने गई छात्रवृत्ति। पीएचडी यहाँ से किया आपने? नहीं, मैं अमेरिका में पूरा नहीं किया, वो मैंने छोड़ा बीच में, उसके भी कुछ कारण थे। तो खैर अभी तक का ये सफर रहा। गांव से चली थी, समुद्र तक की दूरी इन्होंने तय कर ली, लेकिन फिर मैं जो इनको देखता हूँ फिर पुनः गांव की ओर ही जाती हैं। जो लड़की गांव से भाग रही थी केवल इस नाते कि नहीं पढ़ाई लिखाई तो हो गई लेकिन गांव जाऊंगी तो शादी हो जाएगी, पलट के गांव जाती हैं। अब क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? देखिए वहां मैंने अब इस तरह की जब इतनी लंबी यात्रा करी और यात्रा करने के बाद अमेरिका में जाके रहना शुरू किया, वहां भी छात्र बनी कुछ साल तक। फिर पीएचडी में, क्योंकि इंजीनियरिंग था मेरा तो मुझे इतना पसंद नहीं था, वो ड्रॉप करके मुझे कहीं ना कहीं अस्पताल में रिसर्च करना था जो मैं यहाँ एम्स में किया करती थी। तो वैसा मैंने छोड़ के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहां पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो वहां मैंने रिसर्च ज्वाइन किया। और वो रिसर्च करते करते मुझे ऐसा लगा कि जब भी अभी भी आज भी मैं गाँव जाती हूँ, मेरे गाँव में ना सड़क है, ना मेरा टेलीफोन चलता है, ना मुझे किसी से संपर्क कर पाती हूँ गांव में रहते हुए। और खासतौर से महिलाओं की समस्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि जब हम उस देश में रहते हैं तो हमें हर तरह की सुविधा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। हमको जब पीरियड माहवारी जब शुरू होता है तो सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से हम पैड लेकर आएंगे, क्योंकि वहां हमको हर जगह पैड उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा सोच के ये ऐसा विषय था जिसपे मुझे काम करना था। तो मैंने धीरे धीरे 2011 के बाद यहाँ आना शुरू किया। अन्ना जी का उस समय आंदोलन हुआ था, बहुत सारे एनआरआई वापस आ रहे थे, तो हमको भी लगा कि हमें भी भारत जाके कुछ करना चाहिए। तो उसी समय से मैं यहाँ पर आना शुरू हुआ। फिर सुकर्मा फाउंडेशन बनाया। सुकर्मा फाउंडेशन से अभी जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं सारे काम चल रहे हैं।